मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। आज का जो मेरा वीलॉग है वो है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो हालिया बारिशें हुई हैं उनके फसलों के ऊपर नुकसान के ऊपर। लेकिन क्योंकि फसलों पर नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो वज़ीर बातदबीर हैं जरदारी गुल वज़ीर साहबा, बकौल उनके पाकिस्तान के अंदर ये जो हालिया होने वाली बारिशें हैं वो पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छी, ईमानदार और काबिल हुकूमत के या हुक्मरानों के आने की वजह से अल्लाह ताला ने एक रहमत के तौर पे हम पे भेजी हैं। लेकिन अगर हम रियल ग्राउंड्स में अगर हम देखते हैं, रियल वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, ये ग्राउंड रियलिटी के तौर पर देखते हैं, तो इन साल पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब, पेशावर और बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से फसलें जो हैं वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई हैं, तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। और अगर हम सिर्फ पंजाब के हवाले से बात करते हैं तो पूरे पंजाब के अंदर फसलों की जो पर एकड़, ख़ासतौर पर गंदम की अगर मैं बात करता हूँ तो जो पर एकड़ पैदावार है वो नॉर्मली आती है 40 मन। अगर हम ऑन एवरेज अगर हम देखते हैं तो बाज़ जगहों पे वो 60 मन से ऊपर भी है, 60 मन भी है, 50 मन भी है, 40 मन भी है। इससे कुछ ऐसे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे कि आम जो प्रोडक्शन जो होती है गंदम की वो पर एकड़ जो है वो 40 मन से नीचे भी होती है। लेकिन अगर हम उसको ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो वो अगर आप हम उसको एक बेंच मार्क अगर हम लगाएं तो वो 40 मन बनती है। लेकिन हालिया मुसलसल बारिशों की वजह से और अनटाइमली बारिशों की वजह से, बेवक्त बारिशों की और ज़्यादाबारी की वजह से जो नुकसान हुए हैं उससे फसलों की जो प्रोडक्शन थी उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। अगर मैं सिर्फ अपना ज़िला झंग की बात करता हूँ, ज़िला झंग के अंदर एक गांव है माजी सुल्तान, जहाँ पिछले दिनों में गया हुआ था और आप दोस्तों ने मेरा वहाँ पे एक रिपोर्ट जो थी जो कि मखदूम खजूर के ऊपर मैंने बनाई थी वो भी आपने देखी होगी, वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। वहाँ पे वो एक गांव जो है वो 365 मुरब्बा अराज़ी का पूरा एक मुकम्मल गांव है, यानी उस गांव की हदूद जो है वो 365 मुरब्बा अराज़ी के अंदर मौजूद है। वहाँ पे मैंने जो पूरा हिसाब लगाया, वहाँ लोगों से मैं मिला, काश्तकारों से मिला इस गंदम की कटाई के दौरान में, तो मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे कम से कम 15 से 20 मन फ़ी एकड़ जो था वो कट हुआ है। मतलब ये है कि गंदम की जो पैदावार, जहाँ पे जो खेत या जो खलियान जो थे, जो एरिया था जहाँ पे हम 50 मन गंदम ले रहे थे पिछले साल तक, वहाँ पे इस दफ़ा 30 मन से ज़्यादा गंदम नहीं हुई। और जो एरिया जहाँ पे हम 40 मन ले रहे थे वहाँ पे 20 मन से ज़्यादा गंदम नहीं हुई। इसी तरह बदतरीज अगर हम नीचे आते जाते हैं तो बाज़ जगह पे 15 मन थी और 20। तो ऑल द होल अगर एवरेज अगर हम देखते हैं तो गंदम की पैदावार जो थी वो फ़ी एकड़ सिर्फ एक गांव की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कम से कम 20 मन ऑन एवरेज 20 मन फ़ी एकड़ कम हुई है। अब हम यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर एक किसान के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे वहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किसानों से मेरी बात हुई और काफ़ी उनके साथ काफ़ी मैंने टाइम भी गुजारा, तो अगर हम देखते हैं तो अगर हम स्टार्ट करते हैं गंदम के ख़र्चों के हवाले से बात करते हैं और इसकी अगर देखते हैं तो इमदादी कीमत जो है या इसकी जो सरकारी कीमत है वो 1300 रुपये फ़ी मन के हवाले से है। और अगर किसी की गंदम अगर 40 मन होती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे वो एक एकड़ के उसको वहाँ अगर वो 40 मन गंदम बेचता है तो उसके कितने उसको पैसे मिलते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक एकड़ के ऊपर जो मिनिमम जो ख़र्चा है, हम उसकी बात करते हैं कि इस ख़र्चा कितना हुआ और किसान को इस साल जो है उससे कितने की आमदन हुई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज़मीन की तैयारी में, जो कि हल से स्टार्ट होती है। हल जो है अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 हल जो है वो लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और 2 हल अगर आप लगाते हैं तो वो 800 रुपया फ़ी कस, यानी कि एक हल की कीमत जो है वो कम से कम 800 रुपया ट्रैक्टर जो है वो किराए के ऊपर लगाते हैं। और अगर आपके पास अपना ट्रैक्टर है तो आप अपने ट्रैक्टर के अंदर तेल डाल के अगर वो चलाते हैं तो वो तकरीबन आप उसके बराबर ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि इन साल डीज़ल की कीमत जो थी वो भी एकदम हाई करके 125 रुपये तक पहुँच चुकी है। खैर हम इसको एवरेज के तौर पे ले रहे हैं तो हम इसको लगा रहे हैं 1600 रुपये सिर्फ हल का, यानी कि 1600 रुपया हल के ऊपर इसका खर्चा होता है। इसके बाद एक रूटर जो है वो फ़ी एकड़ जो है वो उसका रेट जो है वो 1600 रुपये फ़ी एकड़ है। बीज के अगर गंदम के बीज की अगर बात करते हैं तो वो
2 से 4,000 रुपया फ़ी जो है फ़ी एकड़ के हिसाब से गंदम का बीज चलता है। तो हम उसको अगर एवरेज के तौर पे ले रहे हैं तो 3,000 रुपया फ़ी एकड़ बनता है। इसी तरह इसके ऊपर जो दवाई या करंकुश अद्वियात जड़ी बूटियों मुख्तलिफ जो कि फसल को से बचाने के लिए, उनको गंध वगैरह से बचाने के लिए जो अद्वियात उसको स्प्रे होती हैं, उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 1,000 रुपया आप फ़ी एकड़ आप लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसमें खादों की बात करते हैं तो सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसकी बुआई के लिए नीचे DAP हम लोग नॉर्मली जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो मिनिमम एक बोरी जो है उसको और वो इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत जो है वो 4500 रुपया है। और लेकिन अगर हम उसकी जगह पर अगर हम नाइट्रोफॉस को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नाइट्रोफॉस के साथ हमें यूरिया को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 2400 रुपये की बोरी जो है वो नाइट्रोफॉस की और 1900 रुपये की बोरी जो है वो यूरिया की। तो राउंड अबाउट कीमत वही बन जाती है जो कि एक DAP की है। तो हम इसको ऑन एवरेज जो है अगर हम ले रहे हैं तो हम उसको 4500 रुपीज़ हम उसके भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और अगर हम इन तमाम और इसके बाद जैसे ही अब फसल को पहला पानी लगता है तो उस वक्त कम से कम एक बोरी यूरिया की फ़ी एकड़ जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 1900 रुपये आप उसमें वो भी ऐड कर लें। तो अभी हम सिर्फ ये मोटा का खर्चा अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं तो ये बनते हैं हमारे तकरीबन 14,000 रुपये फ़ी ऑन एवरेज। अगर मैं बात करता हूँ तो 13,600 रुपया हमारा ख़र्चा होता है ज़मीन की तैयारी से लेकर इससे पहले पानी तक। अब पहला पानी जो है अगर हम इसमें पानी की कीमत भी अगर आप शामिल कर लें तो और उसके बाद जो उसमें अवाम जो है उसमें जो आपने लेबर इनपुट्स की हुई हैं, एक काश्तकार है उसके अपनी इनपुट्स भी हैं। अगर वो अपना ट्रैक्टर वगैरह अगर वो अपना उसके पास ज़ाती ट्रैक्टर नहीं है तो फिर वो ट्रैक्टर किराए पे लेके आएगा और वो उससे चीज़ों की कॉस्ट थोड़ी बढ़ती जाती है। अब हम आते हैं पानी के ऊपर। पानी पाकिस्तान में जैसे कि आप सबको मालूम है कि पानी पाकिस्तान के अंदर नहरों की कंडीशन कैसी है और पाकिस्तान में नहरों का पानी जो है वो बहुत करीब मकदार में मैसर है। जिस इलाके में मैं फिरता हूँ वहाँ पे तकरीबन 17 से 17 मिनट जो था फ़ी एकड़ पानी है एक खाल के ऊपर, यानी कि जिस खाल के ऊपर जो इलाका या ज़मीन मौजूद है वो 17 मिनट सिर्फ सैराब हो सकती है कानूनी तौर के ऊपर। और उसके बाद वो टाइम जो ख़त्म हो जाता है वो अगले एकड़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगले एकड़ एक पानी जो है वो अगले एकड़ पे कन्वर्ट हो जाता है। और अब पानी जो है वो होता ही इतना कम है कि 17 मिनट के अंदर पानी शायद कि वो खेत तक ही पहुंच पाता है। इसलिए जितना भी टाइम होता है, अगर एक मुरब्बा ज़मीन है मतलब 25 एकड़ की तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अगर बहुत सारे जो मेजॉरिटी जो छोटे काश्तकार हैं वो 8-10 एकड़ की जो अपना काश्तकारी कर रहे हैं या 6 एकड़ तक की काश्तकारी कर रहे होते हैं वो, और उनके पास पानी का जो टाइम होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा ही होता है उस 17 मिनट के हिसाब से। और उस दौरान में सिर्फ खाल ही भरता है या पानी जो है नाके तक ही चढ़ता है और उसके बाद उनका टाइम ख़त्म हो चुका होता है। तो इसके लिए वो या तो फिर वो उन्होंने अपना ज़मीन से वो पानी निकालते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू। पानी ट्यूबवेल्स के थ्रू निकालने का 2 तरीके हैं, या तो वो बिजली के थ्रू निकालते हैं या फिर वो डीज़ल यानी कि ट्रैक्टर के थ्रू या पीटर इंजन के थ्रू। लेकिन क्योंकि जिन इलाकों में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ख़ासतौर पर हम साउदर्न पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली जो है वो खेतों में अभी तक देहात के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ट्यूबवेल्स के लिए बिजली जो है उतनी प्रॉपर मैसर नहीं है कि जो पानी को खेतों के लिए सैराब कर सके। और जहाँ जहाँ भी पानी मौजूद है या जहाँ भी मोटर लगी हुई है उसके ऊपर रश ही इतना होता है कि दाएं बाएं के 3-4 लोग मिल के एक मोटर लगा लेते हैं और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं टाइमिंग के हिसाब से, उसी तरह जैसे कि नहर का पानी होता है। लेकिन क्योंकि फसल ज़्यादा होती है, एरिया ज़्यादा सैराब करना होता है, तो उसके लिए फिर लोग ज़्यादातर अपना ट्रैक्टर को चलाते हैं या पीटर इंजन को चलाते हैं। और वो डीज़ल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक लीटर में जो एक ट्रैक्टर मैसी ट्रैक्टर 240 है वो कम से कम जो है वो 3-3.5 लीटर डीजल इस्तेमाल करता है। और वो उसकी कीमत का अंदाज़ा आप खुद लगा लें वो कि क्या होगा। और वो एक एकड़ जो खेत है और करीब तरीन खेत जो है जो कि पानी ट्यूबवेल के बिल्कुल साथ होता है उसको भरने में भी कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि उसमें पानी की कॉस्ट कितनी होगी। जैसे जैसे पानी थोड़ा दूर जाता जाएगा पानी की कॉस्ट बढ़ती जाती है। अगर हम ऑन एवरेज अगर हम सारे खर्चों को इसमें ऐड अप करते हैं, इसमें अपना जो मालक है उसका खर्चा भी ऐड करते हैं, जो लेबर है उसका खर्चा भी ऐड करते हैं, 6 महीने की जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए अगर आप उसको भी ऐड करते हैं तो कम से कम आपके जो खर्चा निकलता है एक खेत के ऊपर वो कम से कम आपका आता है 21,000 रुपये का या 22,000 रुपये का, अगर हम उसको ऑन एवरेज देख लेते हैं। और अगर इसी हवाले से जो इस साल जो इस वक्त गन्नम की जो पैदावार हुई है अगर हम उसको अगर हम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा शेकी हो जाएगा कि वो खेत जहाँ पे कि 40 मन के करीब
گندم جہاں سے نکلا کرتی تھی وہاں پہ اس دفعہ گندم جو ہے وہ 21 یا 22 من کے قریب نکلی ہے، اور 21 اور 22 من کا مطلب ہے 1300 روپے سے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کو ایکچولی اس کی قیمت نظر آ جائے گی. لیکن اس 1300 روپے اس 22 من گندم کو کاٹنے کے لیے اس کو اگر تو آپ نے اس کے اندر تھریشر اپنا ہارویسٹر اگر آپ اس کے تھرو کر رہے ہوں تو وہ تو آپ کی کاسٹ تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو تھریشر کریں گے تو کیونکہ توڑی بھی آپ نے بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کو کاٹنا ریپر کے تھرو کاٹتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں اور اس کا ایک اسٹیک لگا لیتے ہیں جو کہ تھریشر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسانی رہتی ہے. تو ایک ایکڑ کا 1 من جو ہے وہ ریپر لے کے جاتا ہے. تو اور اس کے بعد جو کاٹنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے اس کو بھریوں کی شکل میں یا ڈھیریوں کی شکل میں گٹھوں کی شکل میں اکٹھا کرنا ہوتا ہے، باندھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک بہت بڑے اسٹیک کی شکل میں لے کے آتے ہیں، ڈھیر کی شکل میں لے کے آتے ہیں. 2 من منیمم مزدوری ان کی ہے. تو 3 من اگر آپ گندم اس میں سے نکال دیں گے، ٹوٹل گندم اگر آپ کی تھریشر ہونے کے بعد 22 من نکلتی ہے، 21 من نکلتی ہے، تو اس میں سے 3 من وہ لے لیں گے تو پیچھے آپ کے پاس میکسیمم 18 من گندم یا 19 من گندم رہ جاتی ہے. اور اب اگر ہم آتے ہیں تھریشر کے اوپر، تھریشر کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 15واں حصہ 14واں حصہ، یعنی کہ جتنے بھی آپ کے اگر آپ کے 14 من گندم نکلی ہے تو 15واں من جو ہوگا وہ تھریشر والے کا ہوگا. تو اگر اسی حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے 1.5 من یا 2 من جو ہے گندم، کم از کم 1.5 من گندم جو ہوتی ہے یا 1.25 من گندم جو ہے وہ تھریشر والا بھی لے جاتا ہے. ٹوٹل گندم آپ کے پاس ہوئی ہے 22 من ایک ایکڑ میں سے، اس میں سے 3 من آپ نے ان کو دے دی، پیچھے رہ گئے 19 من میں سے 1.25 من آپ نے تھریشر والا لے گیا، تو آپ کے پاس کتنی بچی؟ بہت زیادہ نہیں تو تقریباً 18.25 من گندم بچتی ہے. اور 18.25 من گندم کی قیمت اس وقت جو امدادی قیمت تھی، جو سرکاری ریٹ ہے وہ 1300 روپے. لیکن ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ کے جو خرچے ہیں وہ آپ کے کم از کم 21,000 روپیہ ہے. 21,000 روپے آپ کا خرچہ ہے اور آپ کی امدادی قیمت ہے 1300 روپے، اور آپ کی ٹوٹل گندم جس وقت آپ کے پاس خالص تمام خرچے نکال کے یعنی کہ کٹائی کے، بندھائی کے اور اس کو تھریشر کرنے کے جو خرچے نکال کے اگر بات کرتا ہوں آپ کے پاس صرف 18 من گندم موجود پڑی ہوئی ہے. اس 18 من گندم کو جب آپ بازار میں بیچنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو 1300 روپے کے حساب سے تو آپ اس کا حساب لگا لیں کہ آپ کو کتنے پیسے اس کے ملیں گے. ابھی اس کے اندر جو باقی جو آپ کے خرچے ہیں جو کہ 21,000 روپے، اگر آپ اس میں سے منہا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس ٹوٹل پیسے کتنے بچتے ہیں. اب پاکستان کے اندر آج سے پہلے تک ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر امدادی قیمت، گورنمنٹ کی قیمت اگر 1300 روپے ہے بالفرض، تو منڈی کی قیمت جو ہوتی ہے یا فلور میلز کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کبھی بھی 1200 روپے تک نہیں پہنچتی. یہ پہنچتی بھی ہے تو بمشکل 1200 یا 1201 یا 1210 روپے تک پہنچتی ہے. لیکن اس سال ایک تو گندم کی فصل جو تھی وہ تباہ ہو چکی تھی جس وجہ سے، اور اس کے علاوہ گندم مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں تھی، فریش گندم جو تھی. اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جو کہ میں نے آج دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں کے دوران، میرے اپنے ایکسپیرینس کے دوران میں، کہ مارکیٹ کا ریٹ یعنی کہ اپنا منڈی کا ریٹ اور سرکاری ریٹ تھا وہ تقریباً برابر ہو چکا تھا. کیونکہ ابھی پچھلے ریسنٹلی جو میں 2 دن پہلے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے 1 دن پہلے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں نے منڈی میں فون کیا تھا، ٹوبا ٹیکسنگ تھی اجناس کی منڈی میں، تو مجھے وہاں سے ریٹ ملا تھا 1290 روپے، مطلب کہ 1290 روپے کی وہ منڈی کے اندر فروخت ہو رہی ہے گندم. اور ایکچوئل جو ریٹ جو سرکار کا ریٹ ہے وہ 1300 روپے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1300 سرکار کا ریٹ اور منڈی کے ریٹ تقریباً برابر ہو چکے ہیں. اور آج صبح ہی کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک چکی والے ہیں جو کہ گھروں کے اندر خالص آٹا جو ہے یا وہ پیس کے سپلائی کرتے ہیں. میں نے ان سے گندم کا ریٹ پوچھا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت منڈی کا ریٹ لاہور کے اندر جو ریٹ ہے وہ تقریباً 1500 روپیہ فی من ہو چکا ہے. اور اگر حالات یہی رہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ گندم اس وقت اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ضلع بندیاں ہو چکی ہیں ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک، وہ ہر سال ہی ہوتی ہے، گندم جو ہے سپلائی کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا ریٹ اور بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی اس کی قیمت جو ہے 1700 یا 1800 روپیہ فی من اوپن مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہو. اور اگر یہی حال رہا تو مہنگائی جو ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے عوام کو اگر آپ دیکھتے ہیں 22 کروڑ عوام ہے تو اس کا سب سے بڑا جو انحصار ہے، خوراک کا انحصار ہے، وہ صرف گندم کے اوپر ہے. اور اگر یہی حالات رہے تو مہنگائی کا جو ایک طوفان بدتمیزی جو کہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ
گندم کی فصل کے اوپر، یہ گندم کی قیمت کے اوپر بھی آ رہا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ خدا را گندم کی قیمت کو سبسیڈائز کیا جائے، اس کو سیٹ کیا جائے، اور جہاں پہ گندم کی ایکچوئل جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو سرکاری جو آپ کے گودام ہے وہاں سے گندم کو رعایتی قیمت پہ وہاں پہ بھجوایا جا سکے، تاکہ گندم کی قیمت کو کنٹرول کیا جا سکے، اور جو کاشتکار ہیں ان کے اوپر بھی کوئی رحم کیا جائے، اور ان کے اوپر جو ان کے ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں، جیسے سرسوں کی فصل ان کی تباہ ہو چکی ہے، اور اب گندم جو ہے وہ سب کے سامنے وہ بھی تباہ ہو چکی ہے، ان کو سبسڈی دی جائے۔ ہم شوگر ملوں میں تو سبسڈی دے سکتے ہیں، کیا ہم کاشتکاروں کو سبسڈی نہیں دے سکتے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوال ہے، اس پہ سوچیے گا، ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔